जब हम रबर की गेंद दीवार पर मारते हैं तो वो दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। प्रकाश की किरणें भी ठोस, द्रव आदि के पृष्ठ से परावर्तित होती हैं और इसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी पदार्थों के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। प्रकाश तरंगों की भांति ध्वनि तरंगे भी परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और ध्वनि के परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित ध्वनि तरंग की दिशा और परावर्तित ध्वनि तरंग की दिशा, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्रियाकलाप: दो एक जैसे लगभग 1 मीटर लंबे चार्ट पेपर के बने या फिर प्लास्टिक के बने पाइप लीजिए। इन्हें दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले सिरे के पास टिक टिक आवाज करने वाली घड़ी रखिए और दूसरे पाइप की ओर से घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित यानी एडजस्ट कीजिए जिससे कि आपको घड़ी की ध्वनि दूसरे पाइप के सिरे पर स्पष्ट सुनाई देने लगे। अब इन पाइपों और अभिलंब के बीच के कोणों को मापिए और उनके बीच के संबंध को देखिए। जब हम किसी ऊंचे भवन के पास या फिर पहाड़ के निकट ऊंचे स्वर में बोलें या ताली बजाएं, Hello. तो कुछ समय बाद वही ध्वनि हमें फिर से सुनाई देती है। फिर से सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। इसीलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड मान लें, तो ध्वनि को अवरोधक यानी परावर्तक पृष्ठ तक जाने तथा परावर्तन के बाद वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक पृष्ठ तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 गुणा 0.1 बराबर 34.4 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी 34.4 मीटर की आधी यानी 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। कई बार ध्वनि के बहुत बार परावर्तन के कारण बहुत सी प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों और भूमि से बार बार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यदि बड़े हॉल में ध्वनि उत्पन्न करें Hello, 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 तो ये ध्वनि दीवारों, छत और फर्श से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है।
ये बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है अनुरणन यानी रेवर्बरेशन कहलाता है। यदि सभा भवन, सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल में अनुरणन होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। शासकों को भी कुछ कायदे हर रोज कानूनों विभिन्न को मसलों मानना पर होता है। सैकड़ों आदेश जारी करती है। हर रोज विभिन्न लेकिन मसलों पर यह आदेश सैकड़ों बहुत आदेश तो जारी वहाँ करती है। उपस्थित लोग बोले गए शब्दों को या फिर संगीत को ठीक तरह सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसी जगह अनुरणन कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ, संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। मेगाफोन या लाउडस्पीकर, हॉर्न, ट्रम्पेट और शहनाई जैसे वाद्य यंत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि केवल एक विशेष दिशा में हिले। इन यंत्रों में आगे का खुला भाग शंक्वाकार यानी कोनिकल होता है। ये स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके आगे की दिशा में श्रोताओं की ओर भेज देता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करके हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनते हैं। हृदय की धड़कन की ध्वनि परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष और सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं ताकि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। कभी-कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों यानी कर्व्ड साउंड बोर्ड को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के बाद समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक